बच्चों, my name is Mayank Agrawal. I am from Mayank Classes Prayagraj. Today I have come with my third lecture on electrostatics in physics for the students of class 12th of ISC and CBSE boards. This lecture will also help to understand the basics of JEE Mains and NEET exam. बच्चों, लास्ट टर्म तक हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ चार्जेस देखे थे, कंसेप्ट्स ऑफ चार्जेस देखे थे, जिसमें हम लोगों ने बात की थी उनके सारे प्रॉपर्टीज के बारे में और उनसे ही आगे कनेक्टेड है, क्योंकि हम लोगों ने वहां पर एक चीज देखा था कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो वो उसमें एक फोर्स डिस्क्राइब हो रही है जो कि इलेक्ट्रिक ओरिजिन के स्पीशीज के बीच में ही होती है। जैसे ये दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम कोई अनयूजुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं नोटिस करते, बट यही अगर पॉजिटिव होते या नेगेटिव होते तो ये दोनों अनयूजुअली रिपेल होते, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता तो ये अनयूजुअली अट्रैक्ट होते। वी कुड हैव फेल्ट दैट। तो यहां पर जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है, ये कैसे स्टडी किया जाए? तो इसमें कनेक्टेड आर्टिकल है कंसेप्ट ऑफ कूलम्ब्स लॉ, क्योंकि यहां पर जो फोर्स है इसको डिफाइन किया गया है एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिफाइंड बाय कूलम्ब। तो in order to understand this, you must first be able to understand what is the origin of Coulomb's law. Coulomb's law आया कहां से, क्या हुआ ऐसा रिसर्च के टाइम पे Coulomb's law को हम लोगों ने पढ़ा या Coulomb's law उस वक्त डिराइव हुआ। तो देखिए 12th का जो ये आर्टिकल है या जो स्टडी है 12th की, ये कनेक्टेड है क्लास 11th के एक चैप्टर से, ग्रेविटेशन। हम सब ने ग्रेविटेशन में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय न्यूटन पढ़ा हुआ है। व्हाट इज दैट लॉ? अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, F is equal to G m1 m2 upon r square. This was the law. Meaning, जब भी हम दो मासेस को m1 और m2 को कंसिडर करेंगे यूनिवर्स में कहीं पर भी सेपरेटेड बाय r, they will have a force of attraction, gravitational force of attraction F, इसे हम FGB सिंबल दे सकते हैं, which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the separation between them. This is the inverse square law, and it is said that whichever element is considered, it is a matter, it has mass, it is abide to follow this law. कोई भी मैटर होगा मास है उसमें, तो फिर ये वो लॉ फॉलो करेगा। तो कूलम्ब ने ये लॉ चेक किया एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे। एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उन्होंने उसको उस पे चेक किया और ये नोटिस किया कि न्यूटन ने जो लॉ दिया था ये न्यूट्रल पार्टिकल्स के लिए है, चार्ज पार्टिकल्स के लिए नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ अलग सा बिहेवियर नोटिस किया। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ की तरफ बढ़ क्यों रहे हैं, या उसका हम लोगों ने जो फॉर्मूला बनाना है आगे वो कैसे कूलम्ब ने सोचा होगा। ओके, तब आपको बेसिक एक रियल फील मिलता है स्टडी को स्टार्ट करने का। ओके, तो अगर आपको ये बात पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जितने लोगों को नहीं क्लियर है उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं एक बात रिकॉल करना चाहूंगा, प्लीज हेडफोन का यूज करिए ताकि आपको बातें क्लियरली समझ में आए। एज वेल एज दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आगे सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन हैसल फ्री मिलते रहे। और अगर कोई डाउट आपका बनता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में तो मुझे व्हाट्सएप पर मेरे नंबर 9889034667 पे पूछ लीजिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सी, यहां पर हम लोगों ने ये चीज नोटिस की थी, लेकिन कूलम्ब ने ये एक्सपेरिमेंट
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ किया। अब अगर यहां पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया और इधर भी इलेक्ट्रॉन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज वैलिड। जैसे वो उनको क्लोज इनफ ला रहे थे तो न्यूटन्स लॉ चल रहा था, सही रिजल्ट भी आ रहे थे, अकॉर्डिंगली इट वाज बीइंग यू कैन से अट्रैक्टेड। बट जब इनके बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर बचा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इट इज, मैं जो भी बता रहा हूं ये जैसा उनके रिसर्च पेपर में लिखा है वही चीज बोल रहा हूं कि जब उन्होंने इनके बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर नोटिस किया कि जब इतना कर दिया गया तो अचानक से इसमें एक फोर्स ऑफ रिपल्शन आया और ये इधर और ये इधर की तरफ चले गए। तो उन्होंने ये चीज नोटिस करी, इट कांट बी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फर्स्टली बिकॉज इट इज ऑफ अट्रैक्टिव इन नेचर, है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्ट करती है और ये क्या कर रहा था, रिपेल। दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन वाज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्योंकि हमें तो ये फॉर्मूला पता है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, g की वैल्यू हम लोग लेते हैं 6.67 into 10 to the power minus 11 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 into 10 power minus 31 kg होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, separated by the distance we have taken 1 centimeter, so this is 10 to the power minus 4, स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, this will come to 5.5 into 10 to the power minus 67 न्यूटन। ओके, ये हमें क्या मिल रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और बाद में रूल तो आ गया, तो आपको समझाने के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि जो F इलेक्ट्रिक है, मतलब इलेक्ट्रिक ओरिजिन की जो फोर्स है जो यहां पर एक्चुअली एक्ट कर रही है, उससे क्या हो रहा है, उससे जो फोर्स आ रहा है, मैं फॉर्मूला नहीं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि वो हम लोग अभी आगे देखेंगे, बट ये फोर्स देखी गई थी, फोर्स कितनी थी, 2.3 into 10 to the power minus 24 न्यूटन। इलेक्ट्रिक ओरिजिन की जो फोर्स है वो इतनी है। तो क्या आप नोटिस करते हो, इसका ऑर्डर क्या है, इतना, और यहां पर ऑर्डर क्या देख रहे हो, ये, तो क्लियरली ये वे हायर है, 10 power minus 24 is way higher than 10 power minus 67। अगर इसको थोड़ा प्रिसाइजली कहा जाए तो F electric upon F gravitation in this case will be 10 to the power minus 24 divided by 10 to the power minus 67। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो this is approximately 10 to the power 43। okay, so you can say electric force is 10 to the power 43 times of gravitational force। तो न्यूटन का ये लॉ फेल हो गया इस बात को समझाने के लिए कि ये फोर्स कहां से आ रही है। ओके, चलिए, बिफोर क्रिएटिंग अ लॉ, कूलम वांटेड टू टेस्ट इट फर्दर। उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट फिर से प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ किया। अब प्रोटॉन प्रोटॉन जब कंसीडर करेंगे तो वी ऑल नो इट इज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो वो भी रिपेल ही किया, सेम थ्योरी, 1 सेंटीमीटर के गैप पे ये भी रिपेल कर गया। और उसमें ये नोटिस किया गया कि जब उसे कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स था 1.67 into 10 power minus 27 kg होता है, प्रोटॉन का मास उसका स्क्वायर, बाकी कैलकुलेशन सेम है। तो दिस केम टू बी 1.84 into 10 to the power minus 60 न्यूटन F gravitation। okay, F gravitation came to 1.84 into 10 power minus 60 Newton and F electric was same because charges में तो कोई फर्क आया नहीं है, तो charges तो वही है, बस साइन का चेंज हो जाता है कि वो प्लस चार्जेस हैं बट रिपेल कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से it was 2.3 into 10 to the power minus 24
था वो ये शो कर रहा था कि इट वाज 10 to the power 36 टाइम्स। ओके, सेम इसी तरीके से फिर इन्होंने यहां पर एक प्रोटॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन लिया। अब ये नोटिस किया कि व्हेन द सेपरेशन वाज 1 सेंटीमीटर और लेसर, इनमें एक अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगी जिसका एक्सटेंट ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज्यादा था। भाई ग्रेविटेशन तो अट्रैक्टिव ही होती है नेचर में, ये भी अट्रैक्टिव ही है, लेकिन इंपैक्ट या मैग्नीट्यूड जो है वो इसका कहीं ज्यादा था। ओके, तो वो कितना था? अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन साथ में लेते हैं तो प्रोटॉन का मास है 1.67 into 10 to the power minus 27 और मल्टीप्लाइड बाय 9.1 into 10 to the power minus 31। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका जो फोर्स आता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 63 माइनस ये फोर्स आता है 10 to the power minus 63 न्यूटन। और F इलेक्ट्रिक तो यही होगा क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, तो उनके बीच में ये फोर्स होगी, बस ये फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होगी। तो अगर अभी देखा जाए रेशियो तो ये 63 से डिवाइड होगा, 10 power minus 63 से। तो you all can see this comes to 39, 10 power 39। तो you can see whether we consider proton, whether we consider electron or electron proton, the electric force which is active when the separation between them is 1 centimeter or less, वो बहुत हायर है as compared to gravitational force। ऐसा नहीं है कि 1 सेंटीमीटर के बाद या उससे ज्यादा डिस्टेंस पे ये नहीं लग रही थी, लेकिन नोटिफाइड चेंज वाज ऑब्जर्व, जैसा थ्योरी पेपर में, रिसर्च पेपर में था वैसा आपको बता रहा हूं। तो इन पॉइंट्स से उन्होंने ये नोटिस किया कि यहाँ जो पार्टिकल्स हैं इनमें मास के अलावा जो दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इलेक्ट्रिक फोर्स। और उन्होंने अमेंडमेंट किया और मॉडिफाई किया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो क्या था? तो उन्होंने क्लेम किया कि न्यूटन को अच्छा थोड़ी लगा था ये, इतने बड़े साइंटिस्ट होकर के उनकी थ्योरी फेल हो जाए कहीं पर। तो न्यूटन ने ये बातें जितनी भी कही थी ये सब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स को ध्यान में रख के कही थी, प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट्स को ध्यान में रख के, मतलब जिनमें चार्ज हो सकता है उस पे नहीं। तो कूलम ने क्या कहा? कूलम ने कहा, देखिए कूलम का जो स्टेटमेंट है ये दो तरीके से समझाया जाएगा, एक स्केलर फॉर्म है और एक इसका वेक्टर फॉर्म है। तो पहले मैं आपको इसका स्केलर फॉर्म बता रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन acting between a pair of charge is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of separation between them. So you can see उन्होंने ज्यादा चेंज नहीं किया है, उन्होंने इनवर्स स्क्वायर लॉ को वैसे ही माना क्योंकि फोर्स पास लाने पर वैसे ही बढ़ रही थी और दूर ले जाने पर वैसे ही घट रही थी। तो r को चेंज नहीं किया, ऊपर वही r स्क्वायर, यहां पर भी वही r स्क्वायर। लेकिन क्योंकि मास के अलावा दूसरी प्रॉपर्टी थी वो चार्ज ही है, तो चार्ज को यहां पर मेंशन किया गया है इस तरीके से Q1 और Q2। तो M1 की जगह Q1 आ गया, M2 की जगह Q2 आ गया। तो दिस इज द लॉ। अगेन एक बार बोल दे रहा हूं, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक ओरिजिन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। आई बात समझ में? अब देखिए यहां पर प्रोपोर्शनल साइन जब हटेगा
प्रोपोर्शनल साइन जब हटेगा तो एक इक्वल टू का साइन आएगा और उसके साथ में कांस्टेंट आएगा। यहां पर भी एक कांस्टेंट था, यूनिवर्सल कांस्टेंट, जो जी की वैल्यू हम लोग 6.67 into 10 power minus 11 बोलते हैं। लेकिन क्योंकि ये पैरामीटर्स चेंज हुए हैं तो यहां पर जो कांस्टेंट है वो भी बदल जाएगा। तो अब ये कांस्टेंट क्या बोलेंगे, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? ओके, तो हम लोग इस कांस्टेंट पे जा रहे हैं। फॉर नाउ हम सिर्फ इसमें ये बोल रहे हैं कि F इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू सम कांस्टेंट और उसको मैं नाम दे दे रहा हूं K। देयर विल बी सम कांस्टेंट, वो K है, और आगे Q1 Q2 अपॉन R²। ओके, तो ये कांस्टेंट है क्या? देखो, इस कांस्टेंट को डिफाइन किया गया एज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल k। अब आप सोच रहे होंगे ये आया कहां से? देखो भाई, दो सवाल है। पहली बात, इसके अंदर ये दोनों सिंबल्स क्या कर रहे हैं? 4 और पाई तो हम जानते हैं कि क्या होते हैं, ये दोनों सिंबल्स क्या है? एक सवाल। और दूसरा, k की ये कांस्टेंट की वैल्यू कहां से आई? तो देखो, पहले तो हम इसके सिंबल्स की मीनिंग समझते हैं। यहां पर ये जो हम लोगों ने k लिया है, स्मॉल k, दिस इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझा रहा हूं। जैसे आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है, वो ऑप्टिकल डेंसिटी को शो करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? लाइट जो है वो उतनी ज्यादा उसमें स्लो हो जाती है, होती है कि नहीं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा एयर में होती है। फिर उसके बाद ग्लास या वाटर या कोई और मीडियम लेते हैं तो उसकी स्पीड कम होती जाती है। तो ये फैक्टर है। वैसे ही डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है। जब हम दो ऑब्जेक्ट जो चार्ज बॉडीज हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, ये एक चार्ज बॉडी, ये एक चार्ज बॉडी, इनके बीच में अगर एयर या वैक्यूम है तो जो लाइंस ऑफ फोर्सेस बनेगी, मतलब इनविजिबल रहेगी, वो दिखाई नहीं पड़ती है बट बनती है। आपको ये मेरे लेक्चर में आगे समझ में भी आएगा कि ये कैसे बात हो रही है। जब हम इलेक्ट्रिक फोर्सेस की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की, तो ये चीज आएगी। लेकिन अभी आप ये समझो कि अगर एक ऑब्जेक्ट ये प्लस चार्ज है और ये ऑब्जेक्ट माइनस चार्ज है, तो इनके बीच में इंटरेक्शंस होंगे ना, वो इनविजिबल होंगे लेकिन होंगे। और आप ये जानते हो कि ये ऑब्जेक्ट उधर खिंचा होगा, ये ऑब्जेक्ट उधर खिंचा होगा, तो इनके बीच में जो वो इनविजिबल फोर्स है, उसको मीडियम कौन सा मिल रहा है? वो मीडियम है एयर या वैक्यूम या फिर कोई और। अब मान लीजिए ये चार्जेस पानी के अंदर है तो वो मीडियम वाटर हो गया। मान लीजिए ये चार्जेस किसी सॉलिड के अंदर है तो मीडियम सॉलिड हो गया। मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है। तो ऐसे ही आपको एक बात समझा रहा हूं कि जैसे जैसे ये मीडियम चेंज होता है तो ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस, इसकी स्ट्रेंथ वेरिएट करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एकदम करेक्ट एग्जांपल है इसका। जैसे एकदम फ्री स्पेस है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है, स्पीड ऑफ लाइट कम होती जाती है। वही चीज यहां पर है। आप अगर ध्यान दें, अगर एयर या वैक्यूम है तो लाइंस ऑफ फोर्सेस फ्रीली बनेंगी, ठीक है? यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि स्ट्रेंथ होगी उसकी, वो बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर उसके बीच में कोई मीडियम आ जाता है, वाटर आ जाता है या कोई और मीडियम आ जाता है, तो उसकी वैल्यू के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी। समझ में आया? तो डाइइलेक्ट्रिक का यहां रोल इसीलिए है क्योंकि हमें नहीं पता कि दो चार्जेस के बीच में मीडियम कौन सा यूज करने जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा एयर ही होगा, जरूरी तो है नहीं कि एयर होगा, इट कैन बी एनीथिंग। तो वी हैव टू हैव प्रोविजन फॉर दैट। तो ये यहां पर ये बता रहा हूं।
समझ में आया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है, मतलब मिनिमम 1 या फिर उससे आगे। तो 1 से आगे कहां तक गया? इनफाइनाइट तक। तो आपको अभी के लिए मैं ये समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि ये जो k की वैल्यू है अगर 1 है तो इट रिप्रेजेंट्स एयर और वैक्यूम, ओके। और अगर इस k की वैल्यू को हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं 80 या 81 बोलते हैं तो ये वाटर होता है। और अगर k ऐसे बढ़ता जाएगा अलग अलग मीडियम के लिए, अगर मान लीजिए इनफाइनाइट हो गया तो फिर ये कंडक्टर होता है। कोई भी कंडक्टर मतलब मेटल या फिर ग्रेफाइट, तो उसके लिए k इनफाइनाइट हो जाता है। अब इनका रोल क्या होगा वो भी आपको समझ में आएगा। आप देखो इस स्मॉल k की इन वैल्यूज से इस कैपिटल K पे क्या असर पड़ेगा। अभी हमने एप्सिलॉन नॉट नहीं बताया है, मैं बस k का रोल समझाना चाह रहा हूं। आप देखिए इस k को 1 रखेंगे तो इस कैपिटल K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी, इजंट इट? फिर जब 80 रख देंगे तो ये k की वैल्यू 80 टाइम्स कम हो जाएगी। इसकी वजह से अगर ये 80 टाइम्स कम हो गया और ये चीज फिक्स है तो ये फोर्स 80 टाइम्स वीक हो गई। इनफाइनाइट कर दो, 1/∞ क्या होता है? 0। तो k क्या हो गया? 0। जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया? 0। इसका मतलब फोर्स में कोई ताकत बची ही नहीं, मतलब स्ट्रेंथ जो उसकी थी वो खत्म हो गई। आई बात समझ में? तो ये जरूरी है समझना कि मटेरियल मीडियम कौन सा है। अगर कोई क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और मीडियम को नजरअंदाज कर देंगे तो उसका कैलकुलेशन एकदम एब्सर्ड होगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीडियम यूज्ड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये सिंबल समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट सिंबल है एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन तो आप नाम सुने ही होंगे, कांस्टेंट है, ग्रीक सिंबल। और एप्सिलॉन नॉट में नॉट फ्री स्पेस शो करता है, ठीक है? तो मैं आपको इसको समझा रहा हूं। एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये क्या है? देखिए हमने आपसे ये बोला था कि अगर दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, एक प्लस एक माइनस, यू कैन टेक प्लस प्लस माइनस माइनस, सब पे यही चीज अप्लाई होगी। अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो इनके बीच में इंटरेक्शंस होंगे, ओके? ये इंटरेक्शंस लाइंस ऑफ फोर्सेस है। इन लाइंस ऑफ फोर्सेस को बनने के लिए उस मीडियम की परमिशन चाहिए होगी ना। जैसे मान लो एक मूवी देखने जाते हो तो टिकट चेक कराते हो, पहले कराते हो कि नहीं? तो बिना चेक कराए आप उसको आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मीडियम जो होता है वो एक लेवल ऑफ परमिशन ग्रांट करता है, लेवल ऑफ परमिशन। तो वो परमिशन का ग्रांट जो है वो ये एप्सिलॉन नॉट के हिसाब से डिसाइड होता है। एप्सिलॉन नॉट इज द हिंड्रेंस, इट इज नॉट इन फेवर, it is the hindrance offered by the medium in formation of lines of forces. Okay, so epsilon is permittivity. Permittivity of, यहां नॉट लिखा है इसलिए फ्री स्पेस है, और अगर सिर्फ एप्सिलॉन लिखा होगा तो उसका मतलब होगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहां एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस को दिया गया है और इसे परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहा जाएगा। तो दोनों में एक चीज कॉमन है, परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या है? इट इज द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द मीडियम टू द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, टू द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। अब आप कहेंगे अभी ये चीज तो हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक में पढ़ी थी। तो देखो डाइलेक्ट्रिक का रोल होता है
उस फोर्स को वीक करना। डायरेक्ट्रिक का पर्पस है फोर्स को वीक करना। लेकिन अगर मान लीजिए आप यहां पे परमिटिविटी को ही नहीं देंगे तो वो फोर्स वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो बनेगी ही नहीं। तो एक होता है अलाउंस, परमिशन ग्रांटेड, फिर उसके बाद उसमें कितने स्ट्रेंथ से काम हो रहा है वो एक अलग चीज होती है। तो परमिटिविटी इज द लेवल ऑफ अलाउंस, कितना अलाउंस मिलेगा, कितना उसको परमिशन मिलेगा। और ये क्या डिसाइड करेगा कि कितनी स्ट्रेंथ से उस पे फोर्स लगेगा। ओके, दो चीजें। तो इट इज द लेवल ऑफ अलाउंस, तो इट इज द हिंड्रेंस ऑफर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स। क्लियर? तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो यही लिखेगा, इट इज द रेजिस्टेंस और हिंड्रेंस ऑफर्ड for the formation of lines of forces between the pair of charges. Okay, and dielectric क्या है? It is responsible for the strength of force formed between the pair of charges. और इसकी वैल्यू जितनी बढ़ेगी स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो ये दोनों सिंबल समझ में आ गए। अब आपको एक चीज दिमाग में आ रही होगी, ये आया कहां से? तो मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, देखो पैरेलल लेवल पे कई सारे रिसर्च चल रहे थे, तो इसमें आप आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं गॉस लॉ। सो जैसे ही हम लोग उस टॉपिक पे आएंगे ना, उसकी शुरुआत में ही इसका प्रूफ मैं दे दूंगा, क्योंकि अभी इसमें जो प्रूफ करते वक्त कुछ एक चीजें आएंगी जो गॉस लॉ में है। ओके, तो जो बच्चे ये बिगिनर स्टेज पे हैं, जो पहली बार ये लेक्चर पढ़ रहे हैं, उनको यहां पर अगर मैंने ये चीज बताई तो क्लियर नहीं होगा। बस एक दो लेक्चर वेट करना होगा, उसके बाद गॉस लॉ में मैं खुद रिकॉल करके इसको प्रूव करूंगा। ओके, सो ये जो अभी आप इसको देखिए, इसी पे आगे बढ़ रहे हैं, ये जो एप्सिलॉन है इसको हम लोग एक्चुअली एप्सिलॉन नॉट के ही बोलते हैं। ये जो पूरा पार्ट है इसी को एप्सिलॉन कहा जाता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, एप्सिलॉन का ये फॉर्मूला है, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है। तो के क्या हो गया? एक्चुअली परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का रेशियो। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि के कैसे डिसाइड होगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। ओके, एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू बताई जाती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये इसकी वैल्यू बताई जाती है, और इसका जो यूनिट होगा वो होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट होगी। ओके, तो अब इस पे बात कर सकते हैं। जैसे कि वैल्यू दी गई, तो इसका रिजल्ट आया कहां से? क्या आपको पता है ये चीज? जितने लोग भी स्कूल लेवल पे पढ़ रहे थे या कुछ और वीडियोस देखे होंगे आपने, ये चीज आपको क्या पता है कि ये आया कहां से? ये रिजल्ट कहां से आया? देखिए, ये रिजल्ट आइंस्टाइन की एक रिलेशन के हेल्प से आया है, और उसको मैं आपको यहां समझा सकता हूं। ध्यान दीजिएगा। See, there is a relation between speed of light, epsilon naught, and one more constant, permeability of free space. C, epsilon naught and permeability of free space. देखो तीन चीजें हैं। आपको ये पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है विजिबल लाइट, यस और नो? तो हम लोग ये जानते हैं कि लाइट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, और इन दोनों की वजह से लाइट आती है। तो इनसे एक रिलेशन आइंस्टाइन ने दिया था, वो ये था C is equal to 1 upon under root mu 0 epsilon 0। इस सिंबल में C की वैल्यू आप सबको पता है क्या है?
3 into 10 to the power 8। म्यू की वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूं, म्यू नॉट इज 4 पाई into 10 to the power 7। ओके, यूनिट पे अभी मत जाओ, केवल कैलकुलेशन पे हम जा रहे हैं, क्योंकि अभी इसकी यूनिट तो आपको पता ही है मीटर पर सेकंड होती है, इसकी यूनिट अभी आपको काम नहीं है। आप सिर्फ मैग्नीट्यूड पे जाइए और यहां पर एप्सिलॉन नॉट आपको निकालना है। तो आप ये बताओ सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन म्यू नॉट सी स्क्वायर। वैल्यूज प्लेस करिए, इसको सॉल्व करिए, आपको 8.85 into 10 power -12 मिल जाएगा। तो आप जो चीज देख रहे हो यहाँ पे, उसको ऐसे विश्वास मत करो, आप सीधा उसको कैलकुलेटर में वैल्यूज प्लेस करो। म्यू नॉट की ये वैल्यू होती है, प्लेस करो, सी स्क्वायर इसका स्क्वायर करके दोनों को मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल करो, देखो ये आ रहा है कि नहीं। तो यू हैव द रिजल्ट कि ये आया कहां से, समझ में आया। तो इन सब बातों को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि जनरल एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म इज, स्केलर फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे, F is equal to, F of electric origin is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught K Q1 Q2 upon R square. This is the formula for Coulomb's law. Okay? So one can also replace epsilon naught K by simply epsilon. This is up to you. तो ये चीज समझ में आई आपको। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए हम एयर की बात करते हैं, फॉर एयर और वैक्यूम, K की वैल्यू 1 होती है, तो उसके हिसाब से F इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, समझ में आया। तो आपने ये देख लिया कि ये कहां से आया। अब ये कैलकुलेशन है, आप अगर इसे 4 तो न्यूमेरिक क्लियर है, पाई की वैल्यू आप जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट बता दिया गया आपको। अगर आप इसे प्लेस करते हैं, इसमें इसको प्लेस करते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाता है 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 upon R square। तो ये हमेशा याद रखना कि 1 upon 4 pi epsilon 0, 1 upon 4 pi epsilon 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 into 10 to the power 9। ये कैलकुलेट करके आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू इतनी आती है, 9 into 10 power 9। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में आप कूलम्स लॉ लगा रहे हो, इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल रहे हो, तो आप अगर एयर है तो ये यूज करोगे, और अगर एयर नहीं है, कोई और मीडियम है, ठीक है, तो फर्क क्या आएगा, फॉर एनी मीडियम यहां पर बस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा, और जो मीडियम होगा उसको यूज करेंगे। क्लियर। अच्छा, एक चीज है, यहां पर एग्जाम में अच्छे खासे एग्जाम जेईई मेंस तक में पूछा है बच्चों से कि व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट। तो डिकोड करते हैं। एप्सिलॉन नॉट के लिए सबसे पहले देखो यार, कूलम्ब स्क्वायर लिखा है। कूलम्ब चार्ज की यूनिट है, और चार्ज होता है IT, Q is equal to IT, यानी एम्पियर सेकेंड। तो कूलम्ब को हम लोग एम्पियर सेकेंड का स्क्वायर बोलेंगे। न्यूटन क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड, उस पे पावर -1 है, और यहाँ मीटर पे पावर -2 है ही है। तो सबको असेंबल कर लेते हैं। kg की पावर -1 यानी कि m-1। लेंथ पे आओ, m-1 और m-2 यानी l-3। टाइम पे आओ, यहाँ -1 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर s स्क्वायर है, तो t क्यूब। और क्या बचा, करंट के लिए एम्पियर की सिंबल a ही होती है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा A2। So this is the dimension formula of epsilon naught. समझ में आया? Okay. So
So this is the origin of Coulomb's law. Okay? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या है और इसके न्यूमेरिकल्स। ओके? तो आपको अगर ये लेक्चर समझ में आया हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और टेक केयर। आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, सबका साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।